अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हमारा जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्स-रेज इन एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट, इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहमियत है, मैं जो कि आप लोगों को पहले बता दूं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि 2022 में ये टॉपिक जो है वो पहली दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में देखा गया। इसी तरह 23 में जो टॉपिक आया था वो भी पहली दफ़ा लॉन्ग में देखा गया था। तो इस टॉपिक को समझते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्चुअली भी। टॉपिक है जी एक्स-रे एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसमें पहले तो हम बात करेंगे एक्स-रे की एटॉमिक नंबर की तरह बाद में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स-रे का और एटॉमिक नंबर का आपस में ताल्लुक क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो इस प्रिंसिपल एक्स-रेज जो है वो ये इसको कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। ये टॉपिक जो है वो चूंकि आप लोगों को अगले साल सेकंड ईयर की फिजिक्स में भी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इस टॉपिक का जो हेडिंग है वो असल जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। एक्स-रेज कैसे पैदा होती है, हमने एक्स-रेज को पैदा करना है, प्रोडक्शन करनी है उसका जो फिनोमेना है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो वो क्या है प्रोडक्शन का। मैंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तेजी से हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्ट्राइक, वो टकराएंगे एक हैवी मेटल के साथ। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराएंगे एक हैवी मेटल के साथ, हैवी मेटल मतलब ऐसे मेटल जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा हो, उस हैवी मेटल का बना हुआ आप लेंगे एनोड। एनोड से फौरी तौर पर आपके ध्यान में वही सेटअप आ जाएगा जो कि विलियम ब्रूक्स ने सेट किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, या आप देख रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब मैंने बनाई हुई है, ठीक है, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड लेने हैं, ऑब्वियसली उनमें से एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। अब थ्योरेटिकली डायग्रामेटिकली तो हम ये बात कर रहे हैं कि एनोड लगा होगा कैथोड लगा होगा, ठीक है, तो कैथोड में से आपको पता है कैथोड रेज निकलती हैं। कैथोड रेज जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन ने निकलना है। फिर हम जो है हम क्या करेंगे, हम उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएंगे हाई स्पीड के साथ और वो जाकर स्ट्राइक करेंगे। ये हमने वर्ड पढ़ा ना, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद द हैवी मेटल, वो किसी हैवी मेटल से स्ट्राइक करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये कैथोड लगा हुआ है, ठीक है, थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा होगा कि आप फिलामेंट लेते हैं। फिलामेंट आप सबने देखा होगा, येलो लाइट वाला जो बल्ब होता है, जो येलो लाइट वाला पुराने जमाने में, अभी भी आजकल भी अक्सर जगहों पे लगे होते हैं, इसके अंदर ना टंगस्टन का बना हुआ, टंगस्टन एक एलिमेंट है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, इसी तरह टंगस्टन भी एक एलिमेंट है। तो टंगस्टन का बना हुआ मेटल है, टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट होता है, स्प्रिंग होता है उस येलो लाइट वाले बल्ब के अंदर, आप सबने देखा होगा, जो कि बेसिकली चमक रहा होता है, असल में लाइट प्रोवाइड वही कर रहा होता है येलो लाइट वाले बल्ब में। तो टंगस्टन का फिलामेंट जो है वो यहाँ पे आपने बतौर कैथोड लेना है, उसमें से लाइट निकलेगी, यानी कैथोड रेज निकलेगी। कैथोड रेज निकलेगी मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मूव करवाएंगे हाई स्पीड के साथ। जब वो हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन जाकर टकराएंगे किसके साथ, ये क्या है, ये है हैवी मेटल। ये मैंने यहाँ पे जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये क्या है, दिस इज हैवी मेटल। इसको हम यहाँ पे यूज करके लेबल कर देते हैं कि हमारे पास एक हैवी मेटल है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हैवी मेटल की बने हुए एनोड की सरफेस के साथ जब वो स्ट्राइक करेंगे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, सम हाईली एनर्जेटिक रेज आर प्रोड्यूस्ड। कुछ रेज निकलेंगी यहाँ से जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जब ये रेड कलर की जो लाइंस हैं ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज। ये हाई स्पीड के साथ जब जाकर उस हैवी मेटल वाले एनोड से टकराती हैं तो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की हाईली एनर्जेटिक रेज निकल रही है, जो हमने बात पढ़ी कि हाईली एनर्जेटिक रेज निकलेंगी, ये ग्रीन कलर की हाईली एनर्जेटिक रेज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही रेड कलर की जो रेज है वो जाकर टकराई उस एनोड वाली एनोड सरफेस से, तो वहां से हाईली एनर्जेटिक रेज निकली, आर प्रोड्यूस्ड। these rays are known as एक्स रेज। इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं एक्स रेज का। ये है बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फिनोमेना, ठीक है। अब ये काम किसने किया था, तो ये जो आपने डायग्राम बनानी है उसको एक्सप्लेन करना है, वो ओरिजिन ऑफ एक्स रेज की हेडिंग के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। पहले आप ये प्रिंसिपल लिखें, उसके बाद आप ओरिजिन ऑफ एक्स रेज की हेडिंग दें, उसमें आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें, इसकी कंस्ट्रक्शन को। बाद में आप इसकी वर्किंग जब बताएंगे तो वर्किंग जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ से जब ये रेज जाकर उस हैवी मेटल की नोड से टकराई, वहां से कुछ एनर्जेटिक रेज बने जिनको हमने एक्स रेज का नाम दिया। अब ये एक्स रेज जो है आप देखेंगे कि मैंने नीचे की तरफ ड्रा की हुई है कि वो एक्स रेज वहां से निकल रही है और किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। चूंकि मैं चाहता था कि वो नीचे की तरफ आए, इसी मकसद के लिए मैंने अपनी एनोड सरफेस को यहाँ से कनकेव कर लिया। मतलब आप गौर करें तो वो सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, उसको मैंने कनकेव बनाने का मकसद क्या था, ये देखिए लिखा हुआ कनकेव सरफेस।
इस सरफेस को कनकेव बनाने का मकसद ही ये था कि मेरे पास जो रेज यहाँ से निकले वो किस तरफ जाए, नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो अब ये रेज जब नीचे आ गई तो मैंने नीचे एक एल्यूमिनियम विंडो लगाई हुई थी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम विंडो में से इनको गुजारा, एल्यूमिनियम विंडोज में से गुजार कर इसको मैंने गिराया एक क्रिस्टल के ऊपर। ठीक है, कौन सा क्रिस्टल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के ऊपर। ये क्रिस्टल है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर गिराया। क्यों गिराया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रेडिएशन हमारे पास प्रोड्यूस हुई है इनका हमें स्पेक्ट्रम मिल जाए। ठीक है, इनका हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाए। तो जैसे ही इन रेज को एल्यूमिनियम विंडो में से गुजार कर इस क्रिस्टल में से क्रिस्टल के ऊपर गिराया, तो इस क्रिस्टल ने आपको ये एक लाइन स्पेक्ट्रम बना के दिया। इस लाइन स्पेक्ट्रम में अगर आप गौर करें तो आपको तीन रेज का यहाँ पे तीन लाइनों का ग्रुप नजर आएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा पहला ग्रुप। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा दूसरा ग्रुप 3 लाइनों का, उसके बाद फिर ये आपको 3 लाइनों का ग्रुप नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास लाइन यहाँ पे लगी हुई है, तीन का ग्रुप बनाया, इसमें से इनको हम लोग जो है वो कैटेगराइज करते हैं, हम नाम दे देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो पहली 3 लाइनें हैं ना, ये के सीरीज में फॉलो करते हैं, ये के लाइंस है। ठीक है, उसमें से जो पहली लाइन होगी उसको मैं नाम दूंगा के अल्फा। जो पहले जो 3 का ग्रुप है उसमें पहली लाइन का नाम क्या है, के अल्फा। दूसरी को हम नाम दे देंगे के बीटा, चूंकि है तो के सीरीज, तो उसकी के सीरीज की पहली लाइन के अल्फा, के सीरीज की दूसरी लाइन के बीटा। तो यहाँ पे आप लोगों में 2 का ही तस्करा है कि पहले इनको हम जो लाइंस हमें यहाँ पे हासिल होती हैं। अच्छा, आप अगर गौर करें, आपको ये डायग्राम जो है वो स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर में फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से लाइन स्पेक्ट्रम को बेसिकली जब हमने पहली दफा एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको याद होगा मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट बनाकर उसके ऊपर लाइंस लगा के लाइन स्पेक्ट्रम समझाया था। तो हमारी इस टॉपिक में भी लिखा हुआ है कि जब ये रेज यहाँ से निकली एल्यूमिनियम विंडो से गुजारकर क्रिस्टल के ऊपर गिराई गई, क्रिस्टल ने आपको लाइन स्पेक्ट्रम बना के दिया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ये बात थ्योरी में ये बात लिखी हुई है कि आपके पास जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलना है वो किसके ऊपर हासिल होता है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोटोग्राफिक प्लेट लगानी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हम लोग रेज हम अपनी आम से रेज को गुजरता हुआ तो नहीं देख सकते, लेकिन जब वो रेज जाकर फोटोग्राफिक प्लेट से टकराती है तो वहां पर चमक पैदा होती है, और फिर हम जो है उस चमक को जब स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो हमें जो नजारा नजर आता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। उस नजारे में हमारे पास 3 तरह की लाइन हासिल हुई। पहली तरह की लाइन को हमने नाम दिया के सीरीज, दूसरी तरह की एल सीरीज, तीसरी एम सीरीज। हर एक सीरीज में 3 लाइन है, पहली लाइन को के अल्फा, दूसरी को के बीटा। आपकी बुक में नाम सिर्फ 2 का बताया गया। इसी तरह एल सीरीज जो है उसमें जो पहली लाइन होगी उसको नाम देंगे एल अल्फा और दूसरी को एल बीटा। जो एम सीरीज में पहली लाइन है उसको हम नाम देंगे एम अल्फा और दूसरी को एम बीटा। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास हासिल हो गया, इसका कुछ एनालिसिस करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ये काम किसने किया था, ये सारा काम जो था ये मूजले ने किया था। अब देखें ना टॉपिक चेंज हो रहा है। अब ये टॉपिक ऐसा है कि इन दोनों टॉपिक्स का ना आपस में रिलेशन बनाना, एक्स रेज का और एटॉमिक नंबर का आपस में रिलेशन बनाना एक मुश्किल चीज है स्टूडेंट के लिए। ये देखें ना, हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज के बारे में पढ़ रहे थे। अब नाम यहीं से नाम आ गया, ये काम किसने किया, मूजले ने किया। अब मूजले का तस्करा जो है ना वो केमिस्ट्री में आपको मिलता है हमेशा। ये मूजले का नाम आप हमेशा मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी वर्किंग क्या है। देखिए एक साइंटिस्ट ने बहुत से काम किए होते हैं, तो उसमें से कोई एक ऐसा काम होता है जो साइंटिस्ट की पहचान बन जाता है। अब मूजले का जो पहचान बना, जो काम मूजले का पहचान बन गया, वो था उसकी एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी। ठीक है, तो आप ना बेसिकली यहीं से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि मूजले एंड इट्स एटॉमिक नंबर, एक्स रेज एंड मूजले लॉ। इसलिए टॉपिक का अब ये काम यहीं से बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है उसकी भी लेन देन शुरू हो जाएगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो जाएगी। कैसे, कहां से। ठीक है, तो ये आपने पहले तो ये जान लिया कि मूजले ने किया। मूजले ने क्या किया, उसने 38 डिफरेंट एलिमेंट लिए, 38 मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिए। कहां से कहां तक, उसने एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक लिए। अब इस बात का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक लिए। भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, गोल्ड का होता है 79। उसने एटॉमिक नंबर 13 से लेकर 79 तक इस रेंज में जितनी भी मेटल्स आती थी ना, उन मेटल्स का यहां पे एनोड बना के लगाया, और हर मेटल ने एक्स रेज प्रोड्यूस की। यानी कि एल्यूमिनियम ने भी की, उसके बाद कोई मेटल है उसने भी की, उसके बाद कोई मेटल है उसने भी की। तो फाइनली किसने एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक इन तमाम मेटल्स को एनोड बनाकर यहां पर लगाया और उसके ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गिराए और वहां से एक्स रेज निकली। ठीक है, फिर आपकी बुक में यहां पे ये भी बताया गया है कि बेसिकली जब आप यहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो तेजी से आए, तेजी से आगे टकराएं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन पीछे से तेजी से हाई एनर्जी के साथ ट्रैवल करता हुआ आ रहा है और जब आकर इस एनोड सरफेस से टकराएगा तो जाहिर जब कोलिजन होगी तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम करनी है हमने, तो
वही तो फिर उसके नतीजे में एनर्जी की हाईली एनर्जेटिक वेव्स तो निकलनी थी। ये बात भी ऊपर बताइए, ये निकलती बेसिकली क्यों है, इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड की मूव करने की वजह से, आपके टकराने की वजह से यहाँ ये वेव निकलती है। उसने 38 डिफरेंट 38 मुख्तलिफ एलिमेंट्स का मुख्तलिफ मेटल्स का बना हुआ इन्होंने यहाँ पर ट्राई किया और हर एक में से निकली। अब इन एटॉमिक इन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है, अब ये आप देख रहे हैं कि वेव की शक्ल में ड्रा की है, इसका मतलब ये जो हाईली एनर्जेटिक रेज निकल रही है किस शक्ल में निकल रही है, वेव की शक्ल में। तो वेव को पढ़ना है तो इसका मतलब वेव की वेवलेंथ को पढ़ना पड़ेगा। अब वेवलेंथ का बेसिकली ताल्लुक है एटॉमिक नंबर के साथ, जितना एटॉमिक नंबर कम होगा उतनी इन रेडिएशंस की वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा उतनी इन रेडिएशन की वेवलेंथ कम, जितना एटॉमिक नंबर कम उतनी इन रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा। अब आपको जरा समझ में आ रहा है कि एक्स रेज का और एटॉमिक नंबर का आपस में क्या ताल्लुक है। ये ग्रीन रेज क्या है, एक्स रेज, ये वेव की शक्ल में निकल रही है और वेव की प्रॉपर्टी को पढ़ने का मतलब ये है कि वेव के वेवलेंथ को पढ़ना, और वेवलेंथ जुड़ी हुई है एटॉमिक नंबर के साथ। आप जितने कम एटॉमिक नंबर वाली मेटल लेंगे उतनी इन रेडिएशंस की वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब आपको समझ में आ गया कि वेवलेंथ एक्स रेज का और एटॉमिक नंबर का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये एनालिसिस जो है यहाँ मैंने बेसिकली जो सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ ये जो थ्योरेटिकली आपने हेडिंग बना दी एनालिसिस ऑफ एक्स रेज, और उसको सब कुछ उसमें लिख देना है, जिनमें से मैंने 2 पॉइंट लिख दिए कि एक्स रेज जो है जो एमिटेड होती है, यहाँ से एमिट होती है, वो तमाम डायरेक्शन में एमिट होती है। हम उसको कनकेव सरफेस बना के सिर्फ नीचे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि नीचे एल्यूमिनियम नंबर लगी होती है, हमें वहां पे फोकस चाहिए होता है एक्स रेज का। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रिस्टल जो है वो क्या करता है, एनालाइज करता है एक्स रेज को, मतलब लाइंस उन एक्स रेज का हमें लाइन स्पेक्ट्रम बना के देता है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मूजलेस लॉ। मूजले लॉ का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप ऑफ एटॉमिक नंबर विद एक्स रेज। अब ये वही बात जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की कि एक्स रेज का एटॉमिक नंबर से क्या ताल्लुक है, एक्स रेज टू के वेव की शक्ल में निकली और वेव की वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ का एटॉमिक नंबर के साथ ताल्लुक है। अब मूजले लॉ है क्या, मूजले लॉ है क्या, आप ना इस ये है मूजले लॉ मैंने जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं आप पहले इस रिलेशन को देखिए। ये रिलेशन समझ गया, इसको लफ्जों में बयान कर दे तो आप इसको लिख लेंगे। क्या लिखा है, ये जो v है, जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो v हम लिखते हैं होता है उसको कोई बंदा वेलोसिटी समझ सकता है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके ऐसे स्टाइलिश करना आगे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इस बारे में क्लास में बात हो चुकी है आपके साथ। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी की बात होगी, ऑब्वियसली एक्स रेज की, जिसकी प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक्स रेज यहाँ पे निकली है, इनकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के, ठीक है। तो इस रिलेशन की समझ आई आपको। अच्छा, अब ये मूजले लॉ नहीं है, मूजले लॉ ये है, ठीक है। डेफिनेट अगर आप उसको थ्योरेटिकली लिखना चाहें, उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप कब लिख पाएंगे, आप अगर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, इस एक्स रेज के लाइन स्पेक्ट्रम की किसी एक लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखें, मैं इधर से स्क्वायर कैंसिल करना चाहूं तो मुझे इस फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ले लिया, इसका मतलब जब मैंने फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ले लिया तो मुझे उधर से z के ऊपर से स्क्वायर खत्म कर देना चाहिए, कर दिया। और फिर मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब कांस्टेंट लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल लगाया, तो मुझे इधर कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे। तो ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रहे हैं a और b, ये है यहाँ पे कांस्टेंट्स, और ये क्वेश्चन है मूजले लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ये आपकी बुक में नहीं लिखी, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, आप भी अपनी बुक पे इसको समझने के लिए लिख लें। मूजले लॉ की थ्योरेटिकली जो स्टेटमेंट है वो ये है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में इस ऊपर वाले रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है, पढ़े जरा इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्स रे स्पेक्ट्रम, एक्स रे के स्पेक्ट्रम